बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर यारुक शिफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इंग्लैंड से इस वक्त यहाँ शाम के 3:30 बज रहे हैं और आज क्योंकि हफ्ते का दिन है मुझे छुट्टी। मैंने पहले 2 वीडियोस बनाई हैं इस पूरे कोरोना रिलेटेड सीक्वेंस के बारे में, और इन सब वीडियोस का मेन मकसद ये है कि अवामुन नास को बताया जाए इस बीमारी के मुतालिक, इसके इफ़ेक्ट्स के मुतालिक, और क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और क्या चीज़ें जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंटरनेट पे गर्दिश कर रही हैं जिनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ताकि लोग एक एजुकेटेड डिसीजन लें बजाय इसके कि दूसरों की सुनी सुनाई घर में हीटर लगा के बैठ जाएं या गर्म पानी जो है उनके गरारे खाम खामे करने दें। कुछ चीज़ों का फ़ायदा होता है और कुछ चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। और बीइंग अ डॉक्टर मैंने समझा है कि मेरी ज़िम्मेदारी है कि इस वक्त क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी झूठी तरकीबें चल रही हैं और टोटके चल रहे हैं, उन सब को क्लैरिफाई किया जाए ताकि लोग सही डिसीजंस ले सकें और एक साइंस की बेसिस के ऊपर भी काम कर सकें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा रिस्क है इस वायरस से और जिनको सवेयर डिज़ीज़ हो सकती है। और मैंने ऐसे सवेयर डिज़ीज़ तो आपको जैसे कि पता ही है कि सवेयर डिज़ीज़ इतनी भी हो सकती है कि जानें भी जा सकती हैं। इस वजह से अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करने से पहले आपको बताता जाऊं कि आप सिर्फ ये ना समझें कि ये इन लोगों के लिए स्पेसिफिकली एडवाइस है, ये जनरल पब्लिक के लिए एडवाइस है, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसका इम्यून सिस्टम किस कदर फंक्शन कर रहा है। इस पूरी टॉक का एक बैकग्राउंड मेरी पिछली वीडियो में है जिसमें मैंने बताया है कि वायरस इन्फेक्शन कैसे कॉज कराता है। अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि कैसे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी और आपकी बॉडी का दिफाई निज़ाम बहुत ज़रूरी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिसे कहा जाता है, बहुत ज़रूरी है इस वायरस को फ़ाइट ऑफ करने के लिए, और कैसे आपके फेफड़ों का हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है इस बीमारी से सही तरह शिफा हासिल करने के लिए। तो जी, सबसे पहले तो कुछ मिसकंसेप्शंस क्लियर कर दी जाएं। तो कहा जा रहा था कि इससे ज़्यादा बूढ़े लोग जो हैं उनको इफ़ेक्ट हो रहा है। तो अब हम में से जो लोग जवान थे उन्होंने तो कहना शुरू कर दिया भाई अच्छा तो बूढ़े मरते हैं तो हमें तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो जी, टेंशन लेने की ज़रूरत क्यों नहीं है? आपके घर में बूढ़े नहीं हैं, आपके घर में आपके वालिदैन होंगे, आपके दादा दादी, नाना नानी, चचा चच्ची सब लोग हैं, उनका ख्याल करें थोड़ा सा। और अगर अपने नहीं हैं तो दूसरों के वालिदैन और उनके अजीज़ रिश्तेदारों का ख्याल करें। और जो कहा जा रहा है ना कि बूढ़े लोग ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि इटली में इस वक्त जहाँ पे इस डिज़ीज़ की सिवियरिटी बहुत बढ़ चुकी है, वहाँ पे 60 साल 60 ईयर्स से ऊपर के लोगों को बूढ़ा काउंट किया जा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि बूढ़ा एक रिलेटिव टर्म है। पाकिस्तान में 60-70 साल पे लोग बूढ़े माने जाते हैं, और यहाँ इंग्लैंड में रहते हुए मैंने 80-90 साल के लोग भी देखे हैं जिनको बूढ़ा कंसिडर नहीं किया जाता, जिनके वो इतने फिट और हेल्थी होते हैं। नंबर 2, ये चीज़ क्लैरिफाई कर लें कि ऐसी बात नहीं है कि जवान लोग इस डिज़ीज़ से इफ़ेक्ट नहीं हो रहे। मैं फ्रंट लाइन में काम करता हूँ, मैं मरीज़ों को देख रहा हूँ, और मैंने बूढ़े मरीज़ भी देख लिए हैं और मैंने जवान मरीज़ भी देख लिए हैं जिनको इवन ICU तक आना पड़ रहा है इस बीमारी के साथ। और एक बुरी खबर ही है, लेकिन ये भी है कि इंग्लैंड में इस वक्त जो यंगेस्ट खातून इस डिज़ीज़ की वजह से हाथ धो बैठी हैं, उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी और उनको कोई और बीमारी नहीं थी। इस वजह से जवानों में भी ये डिज़ीज़ स्प्रेड कर रही है। इस वजह से ज़रूरी ये है कि हर कोई प्रिकॉशंस ले। नंबर 3, बच्चे। स्ट्रेंजली फॉर सम रीज़न बच्चों में इसकी सिवियरिटी ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुई, और क्यों नहीं हुई, आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी जजमेंट्स। बच्चों में एक अच्छी चीज़ कह लें कि इट हैज़ नॉट स्प्रेड वाइडली, नंबर 1, एंड नंबर 2 ये कि बच्चों में सिवियरिटी इसकी बहुत कम है। लेकिन ये चीज़ ना भूलें कि बच्चों से ये डिज़ीज़ स्प्रेड हो रही है। मेरे से एक डॉक्टर साहब थे, उनसे मैं बात कर रहा था, मेरे वर्क प्लेस पे होते, उन्होंने मुझे बताया कि चाइना में 2 बूढ़े लोग थे और उनका पोता या नवासा
उसके डायरिया में ये वायरस 3-4 हफ्ते तक डिटेक्ट होता रहा। तो बच्चों से ये चीज़ ट्रांसमिट ज़रूर हो सकती है, हाँ ये ज़रूर है कि बच्चों में डिजीज़ की सिवियरिटी कम है। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जब आपकी बॉडी ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी, आपको सांस लेने में दुश्वारी शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, यू शुड सी अ डॉक्टर। मैंने ये ज़रूर कहा था अपनी पिछली वीडियो में कि खांसी बुखार फ़ाइन, लेकिन जैसे ही सांस में दुश्वारी हो, सी अ डॉक्टर। मे बी आपको ऑक्सीजन लगानी पड़े, और ये बहुत ज़रूरी है। अभी जो मेन मसला चल रहा है वो हॉस्पिटल और बेड्स का है, और जो आम बात की जा रही है इस बीमारी को फैलाव से बचाने के लिए, वो की जा रही है स्लोइंग द स्प्रेड या स्लोइंग द डिजीज़ स्प्रेड या स्लोइंग द कर्व। कर्व आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा अभी। स्लोइंग द कर्व क्या चीज़ है? देखें, अगर अभी हम सारे के सारे बाहर सड़कों पे चले जाएं और कॉन्सर्ट्स में चले जाएं और पार्टियां करने लगें, तो हम लोग ये वायरस बहुत तेज़ी से स्प्रेड करेंगे। ऑन एवरेज एक बंदा ये वायरस 2.5 से 3 बंदों को देता है। यही टाइम अगर हम घर में बैठ के गुजारेंगे तो ये वायरस कम लोगों को लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा ये नहीं लगेगा, किसी न किसी मौके पे जाके ये वायरस दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करेगा। लेकिन घर में रहने का मेन मकसद क्या है? घर में रहने का मेन मकसद ये है कि जहाँ पे इस वायरस ने एट अ टाइम 10 से 20 हज़ार लोगों को हॉस्पिटल में पहुँचाना था, वहाँ पे ये वायरस एट अ टाइम 1.5 से 2 हज़ार लोगों को हॉस्पिटल में पहुँचाएगा। एट अ टाइम की बात हो रही है, लेट्स से 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते के दौरान। तो बेसिकली जितने लोगों ने इससे इन्फेक्ट होना है वो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन्फेक्ट होंगे, बजाय इसके कि सारे के सारे 1 महीने के अंदर अंदर इन्फेक्ट होकर हॉस्पिटल पहुँच जाएँ। ये क्यों ज़रूरी है? ये हमारे जैसे मुल्क में, पाकिस्तान में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हॉस्पिटल की मिकदार जो है वो लिमिटेड है। आपके पास चंद हॉस्पिटल हैं, उन हॉस्पिटल में एक लिमिटेड नंबर ऑफ बेड्स है, और उन सब बेड्स में भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती। कुछ बेड्स में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और कुछ बेड्स में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती। तो अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं सिर्फ ऑक्सीजन की खातिर, और आगे से आपके पास या तो बेड नहीं है या ऑक्सीजन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपको उधर ऑक्सीजन के बगैर रहना पड़ेगा। ऑक्सीजन के बगैर आपको पता है क्या होगा? पीपल डाई, आपकी मौत। इस वजह से यू डू नॉट वॉन्ट टू बी इन अ सिचुएशन वेयर आप ऐसा नहीं चाहते बिल्कुल भी कि आप हॉस्पिटल जाएं ऑक्सीजन के लिए और आपको आगे से ऑक्सीजन या बेड भी ना मिल सके। नंबर 3, अगर बीमारी बहुत शदीद हो जाए, प्लीज़ वॉच माई लास्ट वीडियो, मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि बीमारी कैसे होती है और उसकी शिद्दत कैसे चेंज होती। अगर बीमारी बहुत शदीद हो जाए, आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े, अगेन इफ़ यू वांट टू नो, अगर आप जानना चाहते हैं कि वेंटिलेटर क्या है, तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसका टाइटल है कोरोना, ये बीमारी क्या चीज़ है। वेंटिलेटर की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल के अंदर एक लिमिटेड नंबर होता है वेंटिलेटर्स का। हॉस्पिटल के अंदर अनलिमिटेड वेंटिलेटर्स नहीं होते। लेट्स से आपको इतनी सांस में तकलीफ़ हो रही है कि आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ गई है, लेकिन सारे के सारे वेंटिलेटर्स पहले से भरे पड़े, तो आप क्या करेंगे? एंड सैडली आंसर ये है कि आप कुछ नहीं कर सकते। और यही वो चीज़ है जो आजकल इटली और स्पेन में हो रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया डर के रह गई है, ज़मीन हिल चुकी है। और यहाँ पे एक एक दिन में 4-4 हज़ार के बेड्स वाले हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। इस जैसे मुल्क में, इंग्लैंड में मैं बैठा हूँ, आप खुद इमेजिन करें कि यहाँ का हेल्थ का निज़ाम पाकिस्तान से किस कदर आगे, लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स भी पैनिक कर रहे हैं और यहाँ की गवर्नमेंट भी पैनिक कर रही है, और यहाँ पे भी बेड्स और हॉस्पिटल्स की कमी हो गई है। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि बीमारी की स्प्रेड को रोकने के लिए आप लोग घरों में रहें, ताकि ये स्प्रेड स्लो हो जाए। और जैसे ये स्प्रेड स्लो होगा, एटलीस्ट अगर कोई बंदा बीमार होकर हॉस्पिटल जाता है तो उसको ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की सहूलत कम से कम उम्मीद है इंशाल्लाह ज़रूर मिल सकेगी। लेकिन अगर हम सब इसी टाइम पे बाहर जाके बैठ जाएं, तो प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट योरसेल्फ, दूसरों का सोचें उनका क्या होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन की फराहमी। जब एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, तो सप्लाई से जो ऑक्सीजन आनी है उसने तो एक पाइप के थ्रू ही आना है ना, तो उस पाइप के अंदर प्रेशर कम होने के चांस होते हैं, तो ऑक्सीजन की सप्लाई में फ़र्क पड़ सकता है, जो आप नहीं करना चाहते।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप सिगरेट पीते हैं, अभी चांस है, अभी मौका है, जितनी जल्दी कर सकते हैं सिगरेट पीना छोड़ दें। उसके मल्टीपल रीजंस। नंबर 1, सिगरेट का स्मोक जो है वो आपकी सांस की नाली की लाइनिंग को ख़राब करता है, इन्फेक्शन का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है अगर आप सिगरेट पीते रहें तो। नंबर 2, सिगरेट से आपके लंग्स के सेल्स ख़राब होते हैं और आपकी बॉडी की ताकत के वो लंग्स से, आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन खून में मुंतकिल करे वो कम हो जाती है। अगर आप सिगरेट पीते रहेंगे तो जो ऑक्सीजन आपको बहुत ज़रूरी चाहिए इस बीमारी से निपटने के लिए, शायद आपके फेफड़े इसकी मिजाज ना हो सकें कि वो ऑक्सीजन खून में मुंतकिल कर सकें। ये ज़रूर सुनने में आया कि जिन लोगों के फेफड़े सिगरेट की वजह से मुतासर हुए हैं उनमें बीमारी बहुत सवेर होती है और उनको हॉस्पिटल वेंटिलेटर्स पे जाना पड़ता है और उनमें मरने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। इस वजह से बेहतरीन मौका है, ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ा पॉइज़न है, इससे बहुत सारी डेथ्स दुनिया में हर साल होती हैं, सांस की तकलीफ़ की वजह से, फेफड़ों के कैंसर की वजह से और बाकी बहुत सारे कैंसर्स की वजह से। अभी बेहतरीन मौका है, अगर सिगरेट पीते हैं तो प्लीज़ सिगरेट पीना छोड़ दें। अगर हमारे यहाँ इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों में से किसी ने ट्रांसप्लांट कराया है या नया ऑर्गन लगवाया है, किडनी, लिवर, लंग्स और हार्ट, तो पाकिस्तान में आई डोंट थिंक हो रहा है। तो जो ट्रांसप्लांट वाले लोग होते हैं दे कैन बी ऑन मेडिकेशंस। उनकी अद्वियात ऐसी हो सकती हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को नाकारा बनाने के लिए स्टार्ट की गई होती हैं। कोई दवाई मत छोड़िएगा अपने डॉक्टर से पूछे बगैर, लेकिन उनको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है ताकि उनको ये बीमारी ना लगे, क्योंकि अगर ये बीमारी उनको लग जाए तो उनके चांसेस ख़राब होने के ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह दमे के मरीज़ जिनके अगेन लंग्स में मसला होता है, उनमें भी इस बीमारी की सेवेरिटी ज़्यादा हो सकती है। मुझे खुद एस्थमा है और मैं अपना ख्याल रखता हूँ, काइंडली आप लोग भी अपना ख्याल प्लीज़ रखिए। अगर आप वैसे ऐसी अद्वियात यूज़ करते हैं, स्पेशली स्टेरॉइड्स जो लोग यूज़ करते हैं, अब स्टेरॉइड्स एक तो वाकई असल में ज़रूरत पड़ सकती है उन लोगों को जिनको सवेयर दमे का मरीज़ चल रहा हो या उनको जॉइंट्स का मसला चल रहा हो, उनको स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। अगर आप लोग स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, अगेन आपका इम्यून सिस्टम, जो आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो कम हो जाती है। इस वजह से अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपने डॉक्टर से रुजू करें। एंड एज आई सेड, डॉक्टर से पूछे बगैर कोई भी दवाई रोकने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो स्टेरॉइड्स ही हों, क्योंकि वो आपकी मदद कर रहे हो सकते हैं। एक और चीज़ जो स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं वो लोग हैं जो जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनको होता है ये बड़े डोले शोले बनाने हैं हमने, प्लीज़ ना करें। नंबर 1 तो ज़रूरत नहीं है, नंबर 2 इसके और बहुत सारे नुकसान हैं, नंबर 3 एज आई सेड के स्टेरॉइड से आपकी बॉडी की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें मैं कहना चाहूँगा वो प्रेग्नेंट ख़वातीन। एट द मोमेंट इस डिज़ीज़ का कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं सामने आया है कि वो आपकी प्रेगनेंसी या आपके बच्चे को आपके पेट में अफेक्ट करे, लेकिन इस डिज़ीज़ को इस दुनिया में आए हुए सिर्फ 3 से 4 महीने हुए हैं। तो जो बच्चे इस डिज़ीज़ से इस वक्त तक अफेक्ट हो चुके हैं उनकी भी पैदाइश भी नहीं हुई। इस वजह से काइंडली अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपना ख्याल रखिए। जिन लोगों को खांसी बुखार सांस की तकलीफ़ है उनसे दूर रहिए, मास्क पहन के रखें, सारी एहतियाती तदाबीर जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो ज़रूर करें। देयर इज़ नो करंट एविडेंस कि इस डिज़ीज़ से प्रेगनेंसी को कोई ख़तरा है या आपके बच्चे को कोई ख़तरा है या प्रेग्नेंट खातून को जो आम लोगों से ज़्यादा ख़तरा है। अभी तक इस तरह का कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा अभी इतना टाइम इस डिज़ीज़ को गुजरा ही नहीं है कि ये एविडेंस सामने आ सके। मैं आपको ये ज़रूर बता चलूँ कि इंग्लैंड में उन्होंने कहा है कि जो लोग प्रेग्नेंट हैं अगर वो नहीं चाहते कि वो इन्फेक्टेड मरीज़ों के साथ काम करें तो दे शुड नॉट वर्क, और जो लोग घर में रह सकते हैं उनको चाहिए कि वो घर में ही रहें। ये प्रेगनेंसी के लिए एडवाइस है, और अगर इस तरह की एडवाइस दी जाती है तो ये लोग इनका हेल्थ केयर सिस्टम, स्पेशली मैटरनल हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है। इस वजह से आई वुड ट्रस्ट दिस एडवाइस। आप भी अगर प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ काइंडली घर में रहें, अपना बहुत ख्याल रखिए। एहतियाती तदबीर कौन कौन सी यूज़ हो सकती हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। स्टे ट्यून्ड और वीडियोस देखते रहें, और मैं वक्तन फ़वक्तन इन वीडियोस को अपडेट करता रहूँगा ताकि सारी अवाम
کو میں یہ بتا سکوں کہ فیکٹس کیا ہیں اور من گھڑت باتیں کیا ہیں، اور جو ٹوٹکے بتائے جا رہے ہیں ان میں سے کون سے کام کرتے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ کوئی کام نہیں کرتا. اور کیسے آپ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں اور کیسے آپ اپنی قوت مدافعت بڑھا سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں آئی ول ٹیل یو کہ پریونشن کے لیے، اس بیماری کی روک کے لیے آپ کیا چیزیں یوز کر سکتے ہیں، اور ٹریٹمنٹ ایز اے سیٹ کوئی ابھی پکا اس کا نہیں آیا سامنے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا جن لوگوں کے بارے میں نے مینشن کیا. اگین اگر آپ کی فیملی میں یا آپ کے جاننے والوں میں اس طرح کوئی لوگ ہیں، اپنا کانٹیکٹ ان سے لمٹ کر دیں. خام خواہ لوگوں کے گھروں میں جا کے چائے پانی کے لیے نہ بیٹھیں، اپنے گھروں میں رہیں. اور اس وقت جو آپ صرف ایک واحد چیز اپنی پوری کمیونٹی کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں ٹھہریں اور دوسروں کو انفیکٹ ہونے سے بچائیں. کیونکہ جیسے میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، ضرور دیکھیے گا، شاید آپ کو کچھ بھی نہ ہو لیکن آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں اور جو لوگ جن کو پھیپھڑوں کی بیماری ہے یا کوئی اور بیماری، ان کی جان سیریس رسک میں ہو سکتی ہے. اور آپ ایسا بالکل نہیں چاہیں گے کہ آپ کا کوئی اپنا ریلیٹیو اس بیماری کی لپیٹ میں ہے. تو کائنڈلی اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد لوگوں کا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اس آزمائش سے جلد نکلنے میں کامیاب کرے. تھینک یو ویری مچ. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.